A3, A4, A5, कौन सा मल्हार? A4, ठीक है। A4 में देख लो, हमें क्वाड्रेटिक गिवन है कौन सा? अच्छा, ये तो ठीक है, ये है। अब यहाँ पे इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक है x² + 5x + 3, जिसके रूट से अल्फा बीटा, है ना? ये क्वाड्रेटिक है। और यहां से देख लो, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसकी हेल्प से तो हम निकाल ही सकते हैं कि अल्फा बाय बीटा और ये बीटा बाय अल्फा, जिसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा बीटा, ये निकाल लेना इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 ही आ जाएगा, तो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। कर लोगे अभी आगे? ठीक है। A5, A6, A7, A8, A9, ठीक है। A9 डाउट है अनुष्का का, देख लो यहाँ पे। A9 में क्या बोला गया है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज nth पावर ऑफ अदर रूट। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है, ax² + bx + c = 0। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर n, ठीक है। तो यहां से सम ऑफ रूट्स तो पहले देख लो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा की पावर n माइनस b/a आएगा, एन अल्फा इंटू अल्फा की पावर n = आ जाएगा ये c/a। तो यहाँ से हमने जब अल्फा निकाल, ये पावर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से पावर ऐड हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो c/a। अब दोनों तरफ हम पावर 1/n+1 से रेज कर देंगे तो ये अल्फा, और यहाँ पे c/a की पावर में 1/n+1 ये आ जाएगा। अब इस अल्फा की जगह पे हम वो पुट कर देंगे c/a, तो ये देख लो, ये c/a पावर में 1/n+1, यहाँ पे c/a की पावर में n/n+1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर n है, इक्वल टू -b/a। अब ये जो डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ये यहाँ पे c की पावर में 1/n+1, और डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। सेम यहाँ पे c की पावर n/n+1, एंड a जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर -n/n+1 = -b/a। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद सारी चीजें हमें मिल जाएगी। इसके बाद ये इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो उस इस a की पावर 1 और ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड, फिर सेम यहाँ पे होगा और आगे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सर हाँ सर प्लीज फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या? सर प्लीज ये फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। तुमने सॉल्व किया है ये, पहले ये बताओ। नो सर। तो वही सॉल्व करना जरूरी है ना।
अब होमवर्क मैंने इसीलिए दिया है, तभी तो समझ में आएगा। ये होमवर्क में तो कोई लापरवाही मत ये करना तुम बरतना। जब होमवर्क दिया जा रहा है उसी वक्त उसको करना है, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा दिया है, थोड़े दिनों बाद 20-20 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में, तो कैसे करोगे? बाद में तुम बीच में बोलोगे। और ये क्या होता है, जब तुम होमवर्क करते हो किसी क्वेश्चन में डाउट आता है और वो डाउट यहाँ पे डिस्कस होता है, तो वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। वरना तुम बिना होमवर्क किए बैठे हुए हो और तुम बस देख रहे हो कि क्या चल रहा है, तो नहीं मिलने वाला इतना ज्यादा फायदा तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा उसका। ठीक है, तो होमवर्क टाइम टू टाइम यस कर लिया करो। सॉरी सर। यस सर। हाँ। तो ये देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में हमने ये देखा है, मेरे ख्याल से ये सभी को पता ही होना चाहिए, ए की पावर एन इंटू, तो ये ए की पावर एम प्लस एन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ये ए की पावर एन और अपॉन ए की पावर एम है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम, तो ए की पावर एन माइनस एम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ए बी की पावर एन होता है तो उसको हम ए की पावर एन बी की पावर एन लिख सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों की यहाँ पे हमने हेल्प ली है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस की। तो सबसे पहले तो ये सम ऑफ रूट्स निकला, क्योंकि एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर एन। यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। इससे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो गई। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया। अब अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे ये देख लो, ये ए सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वन एन ए की पावर 1 अपॉन n+1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा, जैसे देख लो ये ए की पावर एन ऊपर चला गया तो ए की पावर माइनस एम, तो सेम चीज यहाँ पे होगी। ए जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ से ये -n/n+1। उसके बाद इस ए को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो इस ए के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और आगे रिजल्ट मिलेगा जो भी था वो। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? उसके बाद कौन सा डाउट था? ये A9 था ना? हाँ, A10, A11। ठीक है, A11 देख लो। हाँ, देख लो। Find the least prime integral value of 2a such that alpha beta are the roots of equation this satisfy the inequality। तो ये 2x² + 6x + a = 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे -3, अल्फा इंटू बीटा है a/2। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल लेते, उसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 अल्फा बीटा = 9, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यह आ जाएगा 9 - a। ठीक है, हाँ बताता हूँ ना, अभी रुको तो सही। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 - a, और हमें यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी गिवन है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन गिवन है 2। तो यहाँ पे इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ रुको एक मिनट मल्ला रहा हूँ, ये पहले देखने दो। A11 अल्फा स्क्वायर प्लस ये 9 - a, अब ये अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, a/2 लेस देन 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 18 - 2a अपॉन a लेस देन 2, या तो 2 कैंसल आउट ही कर दो ना, 9 - a अपॉन a लेस देन 2। अब डायरेक्टली a को क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, एक तरफ लेके आ जाओ। मेथड ऑफ इंटरवल में हमने देखा है अपॉन a -2 लेस देन 0, तो एलसीएम ले लिया तो ये 9 - 3a अपॉन a लेस देन 0। अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले तो ये -3 को बाहर ले लेते हैं, तो -3 बाहर, तो यहाँ पे a - 3 अपॉन a लेस देन 0, -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 3, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला, मतलब a बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 3 to ∞। ये a आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें कि लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू
ऑफ 2a। अब 2a किसके बीच में वैरी करेगा? -∞ to 0 यूनियन 6। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, ये 2 तो कैंसल आउट हो गया था। मल्टीप्लाई। हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 तो हमने उड़ा दिया था, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है सॉल्वर में, इधर लेके आ जाओ। तो 9 -a अपॉन a -1 लेस देन 0। अब उसके बाद ये 9 माइनस ये आ जाएगा, थोड़ी दिक्कत यहाँ पे हो गई। यहाँ पे ये आ जाएगा 9 - 2a अपॉन a लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी चेंज, क्योंकि मेथड ऑफ इंटरवल में a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हम उसमें डायरेक्टली हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव देंगे। तो 9/2 एक क्रिटिकल पॉइंट और एक 0, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस। तो ये a बिलोंग्स टू क्या आ गया? ये -∞ to 0 यूनियन 9/2 टू इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया, 2a चाहिए था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -∞ to 0 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। तो ये देख लो, अब लीस्ट प्राइम इंटीग्रल सॉल्यूशन तो कौन सा दिख रहा है हमें? वो 11। ठीक है, बट इट्स d ग्रेटर देन 0 से नो सॉल्यूशन। कहाँ ऐसे सॉल्यूशन की बातें हुई नहीं वहां पे, रूट्स के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलना अभिषेक, वहां पे तो बस अल्फा बीटा रूट्स है। ठीक है सर सर वहाँ पे इनइक्वालिटी दी है, तो दोनों रियल होंगे तभी तो लेस देन 2 होगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना रियल और कॉम्प्लेक्स को, ऐसे भी हो इमेजिनरी सकता है को। ना, एक दूसरे के कंजुगेट वगैरह होंगे और आयोटा वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाए, हाँ सर। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो अनुष्का, ये लास्ट पेज पे मेरे ख्याल से ये यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर उसके बाद हमने 1 को इधर लेके आ गए, ये आ गया, फिर ये आया। अब a का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, मेथड ऑफ इंटरवल में हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी चेंज। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 9/2, इसका 0 प्लॉट किया, प्लस वाला साइन चाहिए था, तो ये रीजन, ये a है, लेकिन हमें 2a चाहिए था, तो 2a इसके बीच में। अब ये बताओ, ये जो इंटरवल आया इसके, इसमें तो प्राइम सॉल्यूशन हमें मिलेंगे नहीं, प्राइम नंबर इसमें तो नहीं आएंगे, आएंगे तो यहाँ पे आएंगे। तो इस रीजन में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? सर 11। 11 है, तो वही आंसर है। सर हाँ सर जो a बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 9/2 टू इन्फिनिटी, सर वो उसका वो 9/2 का जो 2 है वही उधर मल्टीप्लाई हो गया है ना सर। ना, मैंने क्या किया, जैसे ये होता है ना a, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 9/2। अब 2a चाहिए, तो 2a लेस देन 0 और यहाँ पे 2a ग्रेटर देन 9, ये ऐसे किया और उसको इस तरीके से लिख लिया है। यस सर, थैंक यू सर। A7 में, अच्छा A7 देख लो। A7 A B C are real numbers, alpha beta are the roots of equation this। ठीक है, तो ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि क्या करना होता है जब हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पढ़ रहे थे। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है? -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a,
अब हमें ये जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट चाहिए अल्फा बीटा के टर्म्स में। कौन सा इक्वेशन है वो? ए क्यूब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अनुष्का, यहाँ पे अलग चीज है। कौन बताएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है अगर हमें इसके रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म्स में लाने हैं तो? बताओ क्या करते हैं हम? ये देखो, ये बी बाई ए की वैल्यू हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में पता है एंड सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा के टर्म्स में पता है। तो यहाँ पे भी हम बी बाई ए एंड सी बाई ए लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए क्यूब से डिवाइड। तो ए क्यूब से जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ये ए कैंसल आउट, बी सी बाई ए स्क्वेयर, तो बी बाई ए एंड सी बाई ए इस तरीके से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ए स्क्वेयर को, एंड यहाँ पे सी बाई ए का क्यूब आ गया। ठीक है, अब बी बाई ए एंड सी बाई ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस टाइम्स ऑफ बी बाई ए की वैल्यू देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू में ये एक्स, और सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब उसके बाद ये देख लो स्प्लिट ये है, इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा एक्स माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और ये फैक्टराइज हो जाता है। अब यहाँ से एक्स बाहर तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? तो बीटा स्क्वायर अल्फा बाहर, और अंदर में बचा रहेगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसके ये देख लो क्या आ गए फैक्टर्स, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो रूट्स क्या आ जाएंगे? एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यस। फिर उसके बाद सेक्शन सी, C1 C2 C1, तो क्या हो गया इसमें? आसान तो है ये। एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या होगा? वहां पे कोएफिशिएंट्स रियल है। क्या पूछ रहे हो अनुष्का ये तुम? एक रूट अगर ये है और एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो और ये यहाँ पे पी क्यू रियल है, तो दूसरा रूट क्या होगा? टू माइनस रूट 3 आयोटा। अब देख लो वहां से पी एन क्यू तो मिल ही जाएगा ना। ये ऐसा किया है ना हमने क्वेश्चन क्लास में भी। अब ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है? जैसे ये पी क्यू की ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले हमें पी की वैल्यू लिखनी है एंड फिर क्यू की वैल्यू लिखनी है इसी ब्रैकेट में, ये इसको कहते हैं बस। सेकेंड C2 C3 C4 C5 C6, बस इतना ही करने थे क्योंकि उसके बाद हायर डिग्री वाले हैं। तो C6 तक कोई डाउट है? C6 तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन A1
A2 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 में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा इंटू बीटा क्यू एंड अल्फा स्क्वेयर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वेयर प्लस पी बीटा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें मिलेगा। फिर उसके बाद अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स गामा डेल्टा, तो इसमें गामा प्लस डेल्टा माइनस पी गामा इंटू डेल्टा माइनस आर, गामा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये मिलेगा पी गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा, किस डेल्टा से भी यही डेल्टा स्क्वेयर प्लस पी डेल्टा माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये इतनी सारी चीजें हमें मिल जाती है, रूट्स गिवन है उससे। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, ये चाहिए था, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। अब ये देख लो, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा डेल्टा, तो ये देख लो गामा प्लस डेल्टा माइनस पी है तो ये कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा, और ये गामा इंटू डेल्टा माइनस आर होता है तो ये माइनस आर, और यहाँ से देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा कितना आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा आता है माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, A3 A4, ठीक है A4 देख लो यहाँ पे, A4 में अगर हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट अभी पता होता तो वो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा नहीं है तो इसको करने का तरीका देख लो। अब वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, मतलब इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। हाँ वो वही होता है, एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी तो वो देखा नहीं हमने तो कोई दिक्कत नहीं। एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी बाई 3 एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो तुमने तुरंत ही यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया होगा और यहाँ पे पुट कर दिया होगा तो पी इज इक्वल टू -6 आया होगा, लेकिन पी तो हमें ग्रेटर देन 0 गिवन है तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देख लो ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, कितने डिग्री का है, 3 इसके कितने रूट्स होंगे, 3 3 रूट्स होंगे, ध्यान रखना इसके 3 रूट्स होंगे। तो इसको एक काम ये करना, तुम अल्फा क्यूब -1 इधर लेके आ जाओ। अब ये देख लो अल्फा -1, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो एक रूट तो क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1, और बाकी दोनों क्या रहेंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रहेंगे। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के 3 रूट्स आते हैं, एक तो 1 है और बाकी दोनों यहां से आएंगे। अब अल्फा की जगह पे 1 पुट करने के बाद तो हमें कुछ नहीं, मतलब जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, पी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो ये देख लो अब अल्फा की जगह पे इनमें से एक रूट लेंगे हम यहाँ से और उसको पुट करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन और आसानी से इसको करना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा देखो कितना है -1, ये है, और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो p इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. अब A5 रहने दो, उसमें भी हायर डिग्री है, वो बाद में करेंगे हम। फिर उसके बाद सेक्शन C1 C2 C3
C4, C5, C6। तो कंसिडर द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये अनुज, यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वो 5 to 100 के बीच में है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स के लिए d इसका क्या होना चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर बाकी b एंड c x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इंटीजर जो कि है। अब d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो d देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 + 4 है। तो यहाँ पे d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 1 + n को भी परफेक्ट स्क्वायर होना मस्ट है, तभी तो दो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो 1 + n का परफेक्ट स्क्वायर होना मस्ट था। तो n की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो n किसके बीच में वैरी कर रहा है, 5 to 100, और 1 + n परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो n इज इक्वल टू 8, तो 9 आएगा परफेक्ट स्क्वायर। n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 24, 35, 48, 63, 80 एंड 99। तो इतनी सारी वैल्यूज n ले सकता है और उसके लिए d परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो कितनी वैल्यूज है, 8। क्लियर है। उसके ऊपर वाला भी सेम वही है, उसके ऊपर वाले में भी क्या है देखो कि d इज इक्वल टू कितना आ रहा है, मतलब ये b² - 4ac इज इक्वल टू है 5d²। अब ये d तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये 5 थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है। एक मिनट, ये 20 आता है शायद, हाँ ये 20 आता है, 20d²। तो d तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 20 थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वजह से d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल। ठीक है, मतलब वो C4 वाला है, उसमें यही है चीज। और कुछ दिया था क्या होमवर्क में? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मतलब इसके लिए होमवर्क लिख लो तुम, एक्सरसाइज 2 में से दे रहा हो। अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे अब ये सारे एक्सरसाइज 2 के। तो सोचना इन सारे क्वेश्चंस के बारे में, छोटा छोटा पॉइंट इसका कंसिडर करना। ठीक है, ज्यादा नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिस्कस वो हो जाएंगे। धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के साथ, और फिर बनने हो लग जाएंगे ये। ठीक, कोशिश लेकिन पूरी करना, सॉल्व करने की अटेम्प्ट देना हर एक क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना अटेम्प्ट दिए आए हो, वरना क्या होता है जब तुम सॉल्व करते हो कौन से स्टेप में गड़बड़ हो गई, कहाँ क्या फंस रहे थे, वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है जब यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है चीजें। तो वो सही मायने में डिस्कशन होता है, वो फायदा करता है। वरना तुम बिना सॉल्व किए बैठे हुए हो, पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ गलती होने के चांसेस बन सकते थे हमसे। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 6, 1 to 6, ठीक है, 1 to 6। एंड पार्ट 2 में पार्ट 2 में 1 to 6। तो ये 12 क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। क्लास नोट जरूर देख लेना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। लेकिन सॉल्व करते वक्त मत देखना, सॉल्व करते वक्त चीजें याद करने की कोशिश करना, क्लास नोट सामने लेके मत बैठे रहना, वरना एग्जाम में जाके क्या हो जाता है, फॉर्मूला जस्ट अभी घर पे करते हैं तो क्या होता है, क्लास नोट सामने है
तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लगाते हैं। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो धुंधला धुंधला सा याद आता है, क्योंकि हमने पूरी तरीके से याद ही नहीं किया था उसको। क्लास नोट सामने थे, सामने से चीजें मिल रही थी, उसको बस हम लिख रहे थे। तो याद करना है, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे हमें। तो फिर बाद में एग्जाम में जाके घर पे तो किया था सॉल्व, एग्जाम में सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारे उसके रीजंस है। तुम घर पे क्लास नोट्स लेके बैठे हुए रहते हो, फिर एग्जाम में जाके चीजें याद ही नहीं आती है। तो घर पे ही थोड़ा ढंग से करना जो भी कर रहे हो तुम, ठीक है? एक बार क्लास नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद उसको बंद करके रख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो याद आ रहा है, जो दिमाग में है, उसी से सॉल्व करने की कोशिश करना। बार बार क्लास नोट्स मत ओपन करना, क्लास नोट्स पहले ही देख लो ढंग से। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब टॉपिक के ऊपर। लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था ये बताओ। लास्ट लेक्चर में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ देखा था हमने, ठीक है। आज रेंज देख लेते हैं। रेंज के बाद फिर साइन के ऊपर बढ़ जाएंगे, देन लोकेशन ऑफ रूट। ग्राफ, ठीक है। तो लिखो अगला अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट वाले में है व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। व्हेन देयर इज नो restriction on x, when there is no restriction on x, x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और हमें ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रेंज मतलब किसकी वैल्यूज होती है? y की वैल्यूज होती है, ध्यान रखना। रेंज मतलब y की वैल्यूज होती है, और ये जो x की वैल्यूज होती है ना, उसको नाम दिया जाता है डोमेन। x की जो वैल्यूज होती है जिसको नाम दिया जाता है डोमेन, मतलब ये एक तरीके से ये कर लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दो तीन टर्मिनोलॉजीज है, वो अभी लिख लो यहाँ पे। ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो x की वैल्यू होती है उसको कहा जाता है इसका डोमेन, और जो y की वैल्यूज होती है उसको कहा जाता है इसकी रेंज। मतलब x जो वैल्यूज ले सकता है उसको कहा जाता है इसका डोमेन, और y जो ले सकता है उसको कहा जाता है इसकी रेंज, ठीक है। अभी के लिए तो इतना याद रख लो, बाकी हम देखने वाले उसको 12th में फंक्शन टॉपिक में। बस अभी के लिए डोमेन क्या होता है, तो x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। एफ ऑफ एक्स जो x की वैल्यूज ले सकता है उसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होगा, तो डोमेन, या लिख लोगे इसको? चलो लिख लो कहीं पे मार्जिन में, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और डोमेन मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर से इसको देखने वाले हम, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स
for which function takes real values. Function is defined. And range क्या होता है? Values of y is called as range. Is called as range. तो जो x की वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है तो उसको कहा जाता है उसका डोमेन, और जो y की वैल्यूज है उसको कहा जाता है रेंज। तो ये बताओ, ये कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या? नॉट डिफाइन मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, इस तरीके की चीजें देखनी होती है इसमें, तो पॉलिनोमियल में तो कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या ये? बताओ, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है किसी x के लिए, ऐसा कुछ होता है क्या? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. मैं ये कह रहा था, ये कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या ये पॉलिनोमियल? नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? क्या यह कहीं पे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जाता है क्या ये किसी x के लिए? अरे नहीं, ऐसे नहीं रे। वो नहीं, ये हमेशा डिफाइन होता है। अबे 1/0 का 0 कहाँ आ सकता है नीचे, ये बताओ। x रियल होना चाहिए। ऐसा कोई रियल x है क्या जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसका? नहीं। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू R। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता तो इसका डोमेन क्या रहता? इसका डोमेन क्या रहता? x कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है? 1। तो इसका डोमेन क्या रहता है? x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब ये डोमेन अगर मैं ये लेता y इज इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2, या तो ये x² माइनस 9 कर लेना, तो इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -1 -2, क्योंकि -1 एंड -2 के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और डोमेन में हम कैसे x लेते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो -1 एंड -2 को हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है? डोमेन क्या होता है अब? सर हाँ, सर प्लीज पहले एग्जांपल था वो फिर से बताओ ना, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। यहाँ पे 1/x-1, ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? नॉट डिफाइन होना मतलब अब इसमें खास करके पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक फंक्शन में जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है उन x पे वो नॉट डिफाइन होता है।
तो ये कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? 1 पे। और डोमेन क्या बोलता है? x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो 1 पे तो वो नॉट डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, बाकी कोई भी x पुट कर लो तुम, यहाँ पे ये डिफाइन आएगा, डिफाइन रहेगा, 1 नहीं ले सकते। सेम चीज यहाँ पे, ये x² + 3x + 2। अब डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 होता है? तो -1 एंड -2 पे। तो x वो वैल्यूज नहीं ले सकता है, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है। तो ये जो वैल्यूज है x की, इसको कहा जाएगा इसका डोमेन। सेम चीज यहाँ पे, ये r⁻1, इसको कहा जाएगा इसका डोमेन। और यहाँ पे ये कहीं पे नॉट डिफाइन होता ही नहीं है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो इसका डोमेन क्या आ जाता है? x बिलोंग्स टू r। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। तो x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन है। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन भी कर सकते हो तुम, ऑन डोमेन ही कर लेना यहाँ पे, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। तो पॉलिनोमियल का तो डोमेन r होता है, तो ये x ये सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। तो देख लो, अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आता है? अपवर्ड। अपवर्ड्स। ग्राफ अपवर्ड आता है। और x सारी वैल्यूज ले सकता है। वैसे देख लो, ग्राफ में x सारी वैल्यूज लेता है, उसका मतलब मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, एक जस्ट एग्जांपल हम ले रहे, d नेगेटिव आ रहा है वगैरह, एग्जांपल है, ठीक है? इंटरसेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बस एक लिया है समझाने के लिए। x सारी वैल्यूज ले सकता है, इसका मतलब x के करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज आ रही है, या जो जो पॉइंट आ रहे हैं ग्राफ के, वो सारे हमें मिलेंगे। ग्राफ हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना कि x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आती है, वो पॉइंट मिलता है, तो वो पॉइंट आएगा। फिर ऐसे ही x की अगर सारी वैल्यूज ले रहा है, नंबर लाइन के ऊपर की सारी वैल्यूज ले रहा है, तो हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा, मिलेगा। x अगर सारी वैल्यूज ले रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ के हमें सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कोई पॉइंट छूटेगा क्या इस ग्राफ के ऊपर का? नो सर। नहीं छूटेगा। तो इसमें देख लो, अब रेंज मतलब क्या होता है? y की वैल्यूज, तो उसको हमेशा y एक्सिस के ऊपर देखना होता है। मान लो y एक्सिस ऐसा है, तो y एक्सिस के ऊपर देखना होता है जो, तो ये शेडेड रीजन है, उसमें सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है बताओ? सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है शेडेड रीजन में? वर्टेक्स है, सबसे नीचे वर्टेक्स है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a, -d/4 है। और शेडेड रीजन देखो कहां से कहां जा रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है, पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा। और y की वैल्यूज हम किसके ऊपर देखते हैं? y एक्सिस के ऊपर। तो तुम खुद बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है y की? तो -d/4 है। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी आगे y की वैल्यू? इंफिनिटी। बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? इंफिनिटी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, a ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो जो रेंज आती है y बिलोंग्स टू क्या हो जाता है? -d/4a टू इंफिनिटी। क्लियर है ऐसा क्यों होता है? क्लियर है? हमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू r है तो पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा, और जब हम डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालेंगे तो पूरा ग्राफ नहीं मिल पाएगा, हमें कुछ पार्ट मिलेगा, तो हमें बस उसके लिए देखना होता है। लेकिन यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो पूरा का पूरा ग्राफ मिलने वाला है। तो y की वैल्यू को हम हमेशा कैसे देखते हैं? y एक्सिस के ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, एंड x की वैल्यू को लेफ्ट टू राइट देखते हैं।
तो x की सारी वैल्यूज मिलने वाली, तो पूरा ग्राफ तो y की वैल्यू नीचे से ऊपर देखेंगे तो कहां से कहां तक वेरी कर रही, शेडेड रीजन में -b/2a टू -d/4a, एक मिनट, -d/4a टू इंफिनिटी, ये y की वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये उसकी रेंज। क्लियर? यस सर। तो अगर a लेस देन 0 होगा तो बताओ क्या आएगी रेंज? ग्राफ तो ये आएगा, पूरा का पूरा ग्राफ मिलेगा अगर डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रेंज बताओ क्या रहेगी? शेडेड रीजन में देखना है नीचे से ऊपर। -∞ टू -d/4a क्लोज, ठीक है? तो ये उसकी रेंज है। तो इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? When there is no restriction on domain, अगर a पॉजिटिव तो -d/4a टू इंफिनिटी, a निगेटिव तो -∞ टू -d/4a। तो एक बार इसको देख लो, 2 मिनट में आया मैं। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? सर हाँ। सर इसमें माइनस कैसे आएगा सर इन्फिनिटी? अरे नीचे से ऊपर देखो ना, ये नीचे कहाँ तक जाएगा? कहाँ से आ रहा है नीचे, मतलब पूरा ग्राफ है ना? यस सर। तो y नीचे कहाँ से शुरू होता है? -∞ से ना? तो यस शेडेड सर। रीजन -∞ टू कहाँ तक, -d/4 है, ठीक है? यस सर। सर और यहाँ ए तो स्मॉलर देन 0 है, तो सर वो -d/4 इंटू, फिर जो ए का साइन वो माइनस है, फिर वो माइनस और माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना सर? वो तो डिपेंड, डाटा देने दो ना, अभी तो बस हमें क्या पता ए निगेटिव है, नंबर थोड़ी पता है वो कौन सा है। जब वो दिया जाएगा तो हम -d/4 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यस सर। अभी थैंक के यू लिए सर। तो बस क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहता है वर्टेक्स का, -d/4 है, और a लेस देन 0 तो वही सबसे ऊपर पॉइंट है। और पूरा ग्राफ हमें मिलने वाला है व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो उसकी रेंज -∞ टू -d/4 है। और सेकंड में लिखो अब व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, या तो पहले इसके एग्जांपल लिख लो तुम, y इज इक्वल टू, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, x² -x+1, y इज इक्वल टू x² -3x+2। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका डोमेन क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है x के बारे में, तो इसका डोमेन जो है x बिलोंग्स टू r एंड x बिलोंग्स टू r है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले गए उसके ऊपर, तो डोमेन तो r ही है। तो इसी के लिए देखना है, तो रेंज बताओ जल्दी से, ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों की रेंज।
सही है अभिषेक? नहीं अनुष्का, गलत है। पहले वाले का ग्राफ बनाओ, या तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें ए पॉजिटिव है तो रेंज कहां से कहां तक जाएगी? तो पहले वाले में देख लो, ए पॉजिटिव है। हाँ सही है कौशल। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वेयर का कोइफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसमें माइनस डी बाई फोर है, बस निकाल लो। तो माइनस डी बाई फोर है मीन्स माइनस टाइम्स ऑफ वन माइनस फोर अपॉन फोर इंटू वन, तो यह आ जाता है थ्री बाई फोर। तो माइनस डी बाई फोर है, थ्री बाई फोर आ जाता है, तो जो y बिलोंग्स टू है वो माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव एंड देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। तो y बिलोंग्स टू थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी। क्लियर है पहला? सेम दूसरा। हाँ सही है मल्हार, सही है तनिषा पहले का। दूसरा करो जल्दी से। हाँ सही है अनुष्का, सेकेंड का। सही है आर्या। सही है अभिषेक। थर्ड का भी जल्दी करो। सही है आशीष। तो सेकेंड भी आसानी है, उसमें क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। एक्स बिलोंग्स टू आर ही है, डोमेन इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले गए हैं। और d माइनस डी बाई फोर है, इसका देखो कितना आता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ नाइन माइनस एट अपॉन फोर माइनस वन बाई फोर, तो जो इसकी रेंज आएगी माइनस वन बाई फोर टू इंफिनिटी। ठीक, एक मिनट, ये माइनस नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों का? हाँ माइनस ही दिया है सभी लोगों ने। किसका वन बाय फोर आ दिखा मेरे को? आशीष, आयुष, आयुष। ठीक है, उसको सुधार लो आयुष। यस सर। अनुष्का, हाँ तुम्हारा भी माइनस रह गया अनुष्का। आशीष का भी माइनस रह गया। ठीक है, तो ये सेकेंड। एंड थर्ड में अब ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो x बिलोंग्स टू r है और a लेस देन जीरो है, तो रेंज माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है, तो पहले माइनस डी बाई फोर है, तो ये नाइन माइनस टाइम्स ऑफ नाइन माइनस फोर इंटू माइनस वन, तो ये प्लस फोर। सही है तनीषा। डिवाइडेड बाय फोर इंटू ए कितना है, माइनस वन, एक्स स्क्वेयर का कोइफिशिएंट, तो यहां से यह आ जाएगा थर्टीन बाय फोर। तो जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू थर्टीन बाय फोर क्लोज, तो ये उसकी रेंज है। साइन का ध्यान रखो अनुष्का, तुम्हारे साइन गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, तो वो सीधा ए के ऊपर डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव तो माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, और ए अगर निगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई फोर है। ये उसका आंसर है।
तो ये व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। हो गया ये? Yes. ठीक है, व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। सेकेंड, व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। तो y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल से समझ लेते इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। पहले वाले पार्ट में है x बिलोंग्स टू 0 to 1, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। सेकेंड पार्ट में है x बिलोंग्स टू -1 to 1। थर्ड पार्ट में है x बिलोंग्स टू 1/2 to infinity। फोर्थ में है x बिलोंग्स टू -infinity to 1/2 ओपन। फिफ्थ में है x बिलोंग्स टू 0 to infinity। ठीक है, तो इतने रेस्ट्रिक्शन है, ये 5 पार्ट में इसको हम करेंगे। अब पहले वाले पार्ट का आंसर देख लो। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना मस्ट है। ग्राफ बनाना मस्ट है। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम, ए पॉजिटिव A1 है, B -1 है, C1 है। तो वहां से इसका ग्राफ बनाया जाएगा। और ग्राफ देख लो, मैं डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ, तुम भी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट तो हो चुका है अपना ग्राफ का। तो ये इसका ग्राफ आएगा, ए पॉजिटिव है, डी निगेटिव आएगा, सी पॉजिटिव है, एंड -b/2 ए भी पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्राफ, तो इसमें अब पहले वाले पार्ट में देख लो एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है। पहले तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है 1/2, 3/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर 0 to 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देख लो 1 आती है, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, 0,1। एंड 1, x इज इक्वल टू 1, ये 1/2 है, और 1 तो यहाँ पे रहेगा। x इज इक्वल टू 1, एक मिनट। हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा। और 1 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 पे वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1,1। और हमें बस 0 to 1 के बीच वाला ग्राफ मिलने वाला है। 0 to 1 के बीच वाला ग्राफ मिलेगा तो ये वाला पोर्शन मिलेगा ग्राफ का, पूरा ग्राफ नहीं मिलने वाला है अब यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू डोमेन चलना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन। तो 0 to 1 के बीच वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। और इसमें देख लो, अब इस ग्राफ में y की सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, 3/4। 3/4। सबसे नीचे ये पॉइंट था ना, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 3/4। और शेडेड रीजन में जो सबसे ऊपर पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1। 1, है ना। तो रेंज क्या आएगी इसकी, 3/4 to 1। ठीक है, 3/4 to 1 आ जाएगी।
क्लियर है क्या ये वाला रेस्ट्रिक्शन वाला? यस सर। तो बाकी के जल्दी से करो तो। सही है अभिषेक, सबका आ गया, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। सही है आर्या सेकंड का। सही है तनिषा, आर्या, अनुष्का, एक बार तुम देख लो, तुम ग्राफ को ढंग से नहीं देख रहे हो। फिर से एक बार, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट आता है शेडेड रीजन में वो देखो, एंड सबसे ऊपर कौन सा आता है शेडेड रीजन में। कौशल फोर्थ एक बार देख लो ढंग से, निगेटिव में थोड़ी जा रहा है ये ग्राफ। हाँ सही है तनिषा। चलो मतलब निकाल रहे हो तुम लोग आंसर, तो बाकी के लोग भी देख लो। अब यहाँ पे सेकंड में -1 to 1 है, ग्राफ तो यही है, अब उसी में देख रहे हैं हम। तो सेकंड में -1 to 1 वैरी कर रहा है ये ग्राफ। -1 पे हमने वैल्यू देखी, तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो -1 पे वैल्यू आ रही है 3। एंड 1 पे जब हमने वैल्यू निकाली तो 1 पे वैल्यू आ जाती है 1। तो ये 1,1, ये -1,3, एंड ये वर्टेक्स है कितना 1/2, 3/4। तो शेडेड रीजन ये है,
ये शेडेड रीजन है। तो इसमें देखो शेडेड रीजन में सबसे नीचे जो पॉइंट है, जो हम नीचे से ऊपर देख रहे, तो सबसे नीचे पॉइंट तो हमें वर्टेक्स ही दिख रहा है। ये 1,1 तो उससे भी ऊपर है, तो सबसे नीचे पॉइंट ये है और सबसे ऊपर ये है। तो इनका y कोऑर्डिनेट देखो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 3/4 to 3। तो ये उसकी रेंज है। क्लियर है सेकेंड? अब बाकी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, एक का बस गलत आया था, अनुष्का का। सही है क्या अनुष्का? अब ये क्लियर है? हाँ सर, बाद में करेक्ट आ गया। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या रेस्ट्रिक्शन है? 1/2 टू इंफिनिटी। वन इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये भी ध्यान रख लो। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना 0 एंड 1, इनको इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद ये जो -1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आता है, उनको इंक्लूड करना है। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो हमें रेंज में रखना है, ये उसका मीनिंग है। तो सेम यहाँ पे अब आगे वाले के लिए यहाँ पे 1/2, 3/4 और बोला गया है कि x 1/2 से बड़ा। तो ये x 1/2 यहाँ पे आता है, उससे बड़ा x तो इधर होगा, है ना। तो उसके लिए हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा? ये वाला। और 1/2 के ऊपर क्लोज है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसको हमें इंक्लूड करना है। मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो रेंज में आएगा। तो ये देख लो, इस शेडेड रीजन में जो सबसे नीचे पॉइंट है वो वर्टेक्स है अगेन, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है वो इंफिनिटी, शेडेड रीजन। तो इसमें y बिलोंग्स टू क्लोज 3/4 टू इंफिनिटी। क्लियर है थर्ड? किसी को कोई डाउट थर्ड में? नो सर। अरे कौशल, अगेन तुम 3/4 टू माइनस इंफिनिटी लिख रहे हो फोर्थ को। अब फोर्थ देख लो। फोर्थ में क्या बोला गया है? -∞ टू 1/2, एक्स की वैल्यू -∞ टू 1/2, मतलब इधर से इधर यहां तक एक्स की वैल्यू ये है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये ग्राफ मिलेगा। और 1/2 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो कितने? 1/2, 3/4। तो इसमें तुम अगेन बताओ, जो सबसे नीचे पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 3/4। 3/4। और बढ़ते बढ़ते वैल्यू कहां तक जा रही है आगे? y की वैल्यू इंफिनिटी। ऊपर ऊपर देखना, इंफिनिटी तक। और ये देख लो 1/2 के ऊपर मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना था, तो 3/4 के ऊपर क्या होगा बताओ? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज नहीं रे, ओपन। ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट ओपन आएगा। ब्रैकेट। ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ये रहेगा। ठीक है। और लास्ट वाले में क्या है? 0 टू इंफिनिटी। तो 0 पे ये वाला पॉइंट आएगा, आगे इंफिनिटी, x 0 टू इंफिनिटी मतलब इसके इधर x। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ। तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी आगे? तो ये वैल्यू देखो, सबसे नीचे पॉइंट कौन सा? वर्टेक्स ही है। तो y बिलोंग्स टू क्लोज 3/4 टू इंफिनिटी। तो अब रेस्ट्रिक्शन वाला क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। बाकी होमवर्क एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में 6 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 6 क्वेश्चंस है।
हाँ, माइनस इन्फिनिटी जब हम ए निगेटिव है तभी आएगा ना, माइनस से नीचे से ऊपर देखेंगे। यहाँ पे शेडेड रीजन में y की वैल्यू ऊपर ही जा रही है ना, इन्फिनिटी जाएगी। ठीक है। यस सर। हाँ, तो पार्ट 1 में 6 क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में 6 क्वेश्चंस। ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, होमवर्क करके रखना, अटेम्प्ट तो जरूर देना हर एक क्वेश्चन के ऊपर। कोई नहीं, बने नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो डिस्कस हो जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट दे के आना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब।